नमस्कार मित्रों। मेरे ज़िंदगी के जो अध्याय मैं शेयर कर रही हूँ आप सभी से, सभी प्रकरणों को आप सबका बहुत प्रेम मिल रहा है। उद्देश्य सिर्फ़ इतना है कि मेरी ज़िंदगी के एक-एक अनुभव आपके जीवन में कहीं न कहीं पे कोई रोशनी कर जाएँ। और पीछे के प्रकरण में शायद कुछ अपलोड करने में गलती हुई थी। 10 की जगह पर 11 और कुछ नंबर्स में मिस्टेक थी, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। और अब उसे चेंज कर दिया है शायद। और थंबनेल चेंज करने से एक क्रम ऊपर नीचे तो रहा है, पर फिर भी पढ़ने वाले क्रम से पढ़ पाएंगे। और ये मेरे जीवन का अब मैं 12वां अध्याय आपसे शेयर करने जा रही हूँ, जहाँ से मेरी जर्नी शुरू हो रही थी फॉल्स ट्विन फ्लेम की। जबकि उस समय पे मुझे ये फॉल्स ट्विन फ्लेम्स होते हैं ऐसा बिल्कुल एहसास नहीं था। 2009 से जब मेरी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हुई थी, मैंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन, इनर चाइल्ड हीलिंग, जेनेटिक हीलिंग और न जाने कई सारे स्पिरिचुअल कोर्सेज मैंने करने शुरू किए थे। एक तरफ जीवन में मैट्रिक्स चल रहा था और दूसरी तरफ मेरी खोज भी चलती जा रही थी। मैं अपनी शक्तियों से वाकिफ़ भी होती जा रही थी। तो जब 2015 आया, तब फाइनली 2013 से 15 के बीच में मैंने अपने आप से कमिट कर दिया था कि मरूंगी या जीऊंगी इसी परिवार में, इसी दहलीज पर। यहाँ से अब मैं पैर बाहर नहीं निकालूंगी। अब तक बहुत बार मैं सेपरेट हो चुकी थी और फिर से कनेक्ट होती थी, पर अब मुझे चाहे कितना भी आप सताओ या कुछ भी करो, मैं घर से पैर नहीं निकालूंगी। जिन्हें निकलना है वो निकले। तो ये मैंने तय कर दिया था। पर फिर भी 2015 में एक समय ऐसा आया कि निकल जाना पड़ा। मुझे निकाल दिया गया। निकालने का रीज़न यही था कि मैं उनका धर्म, उनकी रीति रिवाज़ों को या उनकी जो रिचुअल्स हैं ईश्वर की भक्ति करने की, वो क्यों नहीं कर रही हूँ। जबकि मैंने कहा था कि आप जैसे भी करना चाहते हो आप करो, आपकी आत्मा के लिए आप कर रहे हो। मैं अपनी आत्मा के लिए क्या करना है ये जानती हूँ, तो मुझे आप फोर्स नहीं कर सकते हैं। आपको रोज़ पूजा करनी है तो ये आपका धर्म है, ये आपकी इच्छा है, ये आप अपनी आत्मा की जागृति के लिए कर रहे हो। पर मुझे उन रिचुअल्स में कोई सार नहीं दिखता है, तो मैं वो चीज़ नहीं करना चाहती हूँ। तो आप मुझे समझें। पर इतनी सी सामान्य सी समझ मैट्रिक्स में रहने वाले लोगों में नहीं होती है। कार्मिक जो बॉन्ड्स होते हैं, बंधन जो होते हैं, वो अटैचमेंट्स के हैं, पकड़ने के हैं, गला घोंटने के होते हैं। तो उनका बस यही है कि तू नास्तिक है, तू धर्म नहीं करती, तुझे मोक्ष नहीं मिलेगा, तू पापी है। और मैं ये कहती थी कि मेरी आत्मा की मुक्ति कैसे प्राप्त करनी है, वो मेरा अपना निजी विषय है। जब आप कुछ भी कर रहे हो, मैं आपके आड़े नहीं आ रही हूँ, मुझे कोई विरोध नहीं है। आपकी जितनी समझ है आप उतने हिसाब से अपना धर्म करो, मेरी समझ के हिसाब से मुझे करने दो। पर यहाँ पे इन बातों को समझने वाला कोई नहीं था। और फाइनली ऐसा दौर आया कि मुझे घर से निकल जाना पड़ा। और बस वही समय था कि जब मुझे अपने बेटे को भी छोड़ना था। वो 13 साल का हो चुका था। यहाँ तक मैं शेयर कर चुकी हूँ। अब मुझे ये था कि मैंने इतना कुछ सहा हुआ था और इतनी तकलीफ़ें ज़िंदगी की थी, तो हमेशा मुझे ऐसा लगता था कि ये मेरे पापा ने मुझे पढ़ने नहीं दिया या मुझे अपनी मर्ज़ी की शादी नहीं करनी दी। मेरे जैसा व्यक्ति ना खोज पाए, इस वजह से मैं दुखी हूँ। शायद मैं अपनी मर्ज़ी की करूं या अपने जैसा व्यक्ति खोजूं या मैं लव मैरिज करूं, किसी को मैं ऐसे खोजूं जो मेरे जैसा ही हो, जो मुझसे प्रेम करता हो, तब मैं सुखी हो जाऊंगी, तब मैं खुश रह पाऊंगी। तो मेरी ये सोच थी एंड मैं ब्लेमिंग मोड में थी अपने पापा के लिए। उस समय में मुझे याद है कि जब से मैं स्पिरिचुअलिटी में एंटर हुई थी, तब से मैंने अपने दोनों कंधों पर कुछ स्पिरिट फॉर्म्स को देखा था। जैसे ऐसा लगता था कि हमेशा से कोई स्पिरिट मेरे कंधे पे बैठे हुए हैं, मेल और फीमेल
ये दोनों मुझे महसूस होते थे, मुझे रास्ता दिखाते थे, मुझे गाइड करते थे। कई बार मैं लंबे लंबे किलोमीटर्स के डिस्टेंस पर अप डाउन किया करती थी। मेरी ऑफ़िस सूरत में थी और मैं नवसारी में रहती थी। रोज़ मुझे 70 किलोमीटर 70 किलोमीटर्स अप डाउन करना होता था। मैं गाड़ी लेके निकलती थी तो मुझे पहले डर होता था। उन स्पिरिट्स की वजह से मुझे इतना कॉन्फिडेंस फ़ील होता था कि आई एम ऑलवेज़ सेफ़ एंड प्रोटेक्टेड। घर से निकलते समय मैं विजुलाइज़ कर लेती थी कि मैं ऑफ़िस पहुंच चुकी हूँ, ऑफ़िस में अपने क्लाइंट्स के साथ बैठी हूँ, पास्ट लाइफ रिग्रेशन करा रही हूँ और मैं सेफ़ हूँ। तो रास्ते में मेरे साथ क्या होगा, गाड़ी कैसे चलेगी या कैसे मैं पहुँचूँगी, ये प्रश्न नहीं होता था, क्योंकि मेरे विज़न में आ चुका है कि मैं ऑफ़िस में बैठी हूँ। मेरी मैनिफेस्टेशन इतनी पावरफुल हुआ करती थी और मुझे अपने आप पे बहुत भरोसा होने लगा था कि मैं पहुँच ही जाऊँगी। ऑफ़िस से निकल के घर पर पहुँचने के समय मैं विज़न देख लेती थी। जैसे ही मैंने सेल स्टार्ट किया, मैं विज़न देखती थी कि मैं बच्चों के साथ बैठी हूँ और खेल रही हूँ। तो बीच रास्ते में फिर गाड़ी कैसे चलेगी, मैं सुरक्षित कैसे रहूँगी, ये प्रश्न मेरा नहीं होता था और मैं पहुँच जाती थी। तो ये मेरा मैनिफेस्टेशन पावर था कि मैं एंड रिज़ल्ट देख पाती थी। एंड रिज़ल्ट देख लिया, फिर निश्चित सेकंड थॉट नहीं आना। तो दो स्पिरिट हमेशा मुझे अपने कंधे पे महसूस होते थे और ऐसा लगता था कि मैं उनकी प्रेजेंस को हमेशा फील कर पाती हूँ। धीरे धीरे ऐसा समय भी आया था कि जब विपश्यना मैंने की, तो विपश्यना के बाद मेरे अंदर एक मौन छाया था, शांति बन चुकी थी और मैं बहुत शांत भी रहने लगी थी। घर में कम बोलना, रिश्तों में कम इंडल्ज होना, शादी ब्याह में नहीं जाना, मृत्यु के प्रसंगों पे नहीं जाना, जैसे मुझे बिल्कुल अच्छा ही नहीं लगता था। पर ये परिवार वालों के लिए दूषण था। इनको ऐसा था कि ये हमारा अनादर अनादर कर रही है, समाज में हमारा नाक कटवा रही है, किसी फंक्शन में नहीं आ रही है, किसी से मिल नहीं रही है, किसी से बात नहीं करती हैं और किसी में इन्वॉल्व नहीं होती है, तो ये तो मतलब बिल्कुल हमसे रिबेल कर रही है। हालांकि मेरा ये नहीं था। मेरा ये था कि मुझे अब कम लोगों से मिलना पसंद था। बेफिज़ूल की बातों में पड़ना, दिखावे में जाना, शोशा करना, अहंकार से जीवन जीना, ये सब मुझे पसंद नहीं आ रहा था। पर ये समझने वाला कोई नहीं था और फाइनली मेरा सेपरेशन हुआ। सेपरेशन होने के समय ही मेरी एक व्यक्ति से मुलाकात हुई। मुलाकात में पहली बार जब उनसे बात करते हुए मन में कोई एजेंडा नहीं था, कोई इच्छाएं नहीं थी, कोई ऐसी चीज़ें नहीं थी कि मैं कुछ करूँगी या आगे बढ़ूँगी। पर जैसे ही बात करते हुए आई कांटेक्ट हुआ, तो पूरी भीतर तक रूह कांप गई। ऐसा लगा कि जैसे कुछ हलचल हो गई। ये बहुत बड़ा साइन था एक्चुअली, कि जैसे मैं इन आँखों को जानती हूँ, पहले से जानती हूँ। 1 या 2 मिनट की वो मुलाकात थी और मैं वहाँ से गाड़ी लेकर घर निकल आई। पूरे रास्ते में मैं अपने आप से सवाल पूछती रही कि इन आँखों को मैं जानती हूँ, क्या ये आँखें मैंने पहले भी देखी हैं? मैं समय से पहले अपने घर निकल चुकी थी। मैं जाती हूँ शाम को 6 बजे अपने घर के लिए, मैं 3 बजे ही अपने घर के लिए निकल चुकी थी। मैंने ऑफ़िस पहले ही बंद कर दी थी और इनसे मिलने के बाद मैं वापस ऑफ़िस नहीं जा पाई। मैं सीधी अपने घर को निकली। पूरे रास्ते में गाड़ी चलाते हुए मैं अपने आप से पूछ रही हूँ, ये आँखें मैंने कहीं देखी है क्या? इन आँखों को मैं जानती हूँ, कैसे जानती हूँ पता नहीं है। मैं 4 साढ़े 4 बजे तक घर पहुँच गई थी और मुझे और कुछ सूझा नहीं। मैंने बस इस व्यक्ति के साथ की मेमोरीज़ को रिकॉल करना शुरू किया। मैं उन आँखों को रिकॉल कर रही थी कि ये आँखें मुझे क्या बता रही हैं और मैंने देखा कि एक के बाद एक 4 पास्ट लाइफ़्स मेरी इनके साथ की मेरी आँखों के सामने आ गई। यानी ये तो इनके साथ तो मेरे पूर्व जन्म के संबंध हैं और मैं इनसे बेहद प्रेम करती हूँ। मुझे ऐसा महसूस हुआ और एविडेंस मेरे सामने था कि 4 लाइफ मेरे सामने थी इनके साथ के जीवन की। और जैसे ऐसा लगा कि उसी पल में मेरा जीवन बदल गया और यहाँ से अभी
ये उस समय की बात है जब मुझे घर से निकाला नहीं गया था। बस उसी के बाद कुछ घटना ऐसी हुई कि जहाँ पे मुझे बता दिया गया कि निकलो घर से। तो ये इंसिडेंट के बाद मैंने इनको जान तो लिया था कि इनके साथ मेरे कुछ संबंध हैं पूर्व जन्म के। ये मेरे पूर्व जन्म के प्रेमी हैं और मैं इन्हें जानती हूँ और मेरी इनसे बहुत गहरा नाता है। ये सब कुछ तो था, पर और कुछ गहराई मैं ज़्यादा जानती नहीं थी। बस एक बहुत स्ट्रॉन्ग आकर्षण, बहुत स्ट्रॉन्ग आकर्षण। ऐसा आकर्षण कि ऐसा मैंने इस पूरी ज़िंदगी में कभी अनुभव नहीं किया था, किसी के लिए भी नहीं। और कुछ ही दिनों में मुझे इस घर से निकाल दिया जाता है और मेरे सामने एक पैर रखने की जगह है। अब तक तो ये था कि मैं कहाँ जाऊँगी, कैसे करूँगी, पर अब मेरे सामने एक ऑप्शन है कि ये व्यक्ति है जिनके साथ मुझे जीवन जीना है, अब इस प्रेम को अनुभव करना है। और मेडिटेट करते करते एक दिन सुबह मुझे इन्हीं के लिए एक इतना गहरा विज़न आया, जहाँ पे इनकी ऊर्जा को मैंने बहुत बड़ी, जैसे इसको मैं अपने शब्दों में कहूँ तो ऊर्जा की जो हाइट थी वो कम से कम 50-60 फुट की थी। एक व्यक्ति का सामान्य कद होता है 5 से 6 फीट। इनकी जो ऊर्जा मैंने महसूस की थी वो 50-60 फीट ऊंची थी। और मैंने ये भी महसूस किया कि इनके भीतर की इनकी जो सोल है वो जैसे कोई अरिहंत परमात्मा की हो, जैसे कोई एकदम दिव्य आत्मा, ईश्वरीय स्वरूप की हो। और बस मैंने ये अनुभव किया और मेरे लिए तो ये मेरे भगवान हो गए, ये मेरे ईश्वर। समर्पण क्या होता है, प्रेम क्या होता है, मैंने उस स्वरूप में जाना था। उनके नहीं, मेरे अपने। मैंने तो उनकी ऊर्जा को देखा, मैंने तो उनके ईश्वरीय स्वरूप को देखा। और उसी समय पे, उसी ध्यान की अवस्था में, जैसे ये कंधे पे बैठने वाले दो एंजल्स, दो स्पिरिट मुझे बता रहे हैं, धक्का मार रहे हैं कि तुझे इसमें कूदना है, तुझे इसमें जाना है। एक और विजन भी आया था कि जैसे मैंने अपना हाथ दिया है, कोई कुएं की गहराई में गिरा हुआ है और उनको हाथ देकर ऊपर खींच कर निकालना है। यानी इनकी भीतर की जो स्थिति है, उनका जो स्वरूप है वो ईश्वर जैसा है, परमात्मा जैसा। और इनकी जो 3D लाइफ है, 3D सेल्फ है, वो कुएं में गिरी हुई है, मैट्रिक्स में फंसी हुई है। और मैं ऊपर से हाथ देकर इनको खींच कर निकालूं, इनका ये इशारा था। मुझे तो सारे इशारे समझ में आ गए कि एक तरफ तो मैंने अपने आप को इनको डिवोट कर दिया, मैं बिल्कुल समर्पित सी हो गई। मैंने अपने स्त्री स्वरूप को पहली बार जाना था। इतना समर्पण और इतना प्रेम कि मैंने उन्हें अपना ईश्वर बनाया। और मैं उनकी, जैसे मीरा हूँ, मैं उनकी कोई भक्त हूँ, उस रूप में मैं अपने आप को महसूस करने लगी। और वहाँ से हमारा जीवन शुरू हुआ। 3-4 दिन, 5 दिन तो ऐसा हुआ कि वो बात करना नहीं चाहते थे या भाग रहे थे, पर हम दोनों के बीच में मैग्नेटिक फील्ड ऐसा था कि पहल मैंने की, उन्हें प्रपोज़ मैंने किया और कनेक्ट हुए हम। उन्होंने तुरंत ही हामी भर दी। हालांकि उनके जीवन के बहुत से अध्याय अधूरे थे, पर मैं तो हवाओं में थी, मैं आसमान में थी, क्योंकि मैंने तो उनके भीतर के उस स्वरूप को देखा हुआ था। तो मेरी जो एक सेल्फ है, जो बहुत ही प्योरेस्ट फॉर्म में थी, वो डिवोटेड हो गई। उस समय पे मैं बुद्ध के सामने बैठकर बहुत लंबे समय तक साधना करती रहती थी। मेरे पास बहुत प्यारी सी बुद्ध की एक प्रतिमा थी। मैंने उस प्रतिमा के नीचे उनका नाम लिख दिया। मेरे लिए बुद्ध और ये प्रतिमा, ये व्यक्ति दोनों एक ही थे। दोनों में मेरे लिए कोई अंतर नहीं था। ये मेरे आराध्य थे, ये मेरे ईश्वर थे। ऐसी अनुभूति थी मेरे अंदर। पर वैसे ही मेरी एक सेल्फ पूरी ज़िंदगी के अनुभवों से सताई हुई भी थी। आँख बंद करके मैं अपनी उस ऊर्जा में होती थी और खुली आँखों से मैं अपने 3D फॉर्म में थी। वैसे ही वो व्यक्ति भी अपने 3D फॉर्म में था। आँख बंद करती तो उनकी वो ईश्वरीय ऊर्जा मुझे अनुभव में आती और खुली आँखों से मेरा ये उनका ये स्वरूप मेरे सामने आता। तो उनमें बहुत सी अशुद्धियाँ भी थी, जैसे अशुद्धियाँ मुझ में भी थी।
अब दो अधूरे लोग, दो अधूरे व्यक्ति मिले हुए थे। अब ये अपना एक संसार शुरू करने जा रहे थे। बहुत जल्दी जैसे ऐसा लगा था कि ये सब कुछ ईश्वर की मर्ज़ी में हो रहा है। मुझे इशारे दिए गए थे। यहाँ तक कि बहुत हल्की-हल्की मेमोरी में ये भी था कि मुझे एक विज़न दिया गया था कि ये चीज़ें वर्कआउट ना करे तो तुम्हें इस तरीके से बाहर निकल जाना है। और वो मेमोरी देने के बाद जैसे वो मेमोरी हर ली गई थी। उनके साथ की ज़िंदगी शुरू करने के बाद मुझे कभी याद नहीं आया कि ये भी मेमोरी मुझे दी गई थी कि जब ये रिश्ता वर्कआउट ना करे तो तुम्हें इसमें से कैसे बाहर निकलना है। जैसे उसे मिटा दिया गया था। तो सिर्फ़ उन्हीं चीज़ों के साथ मैं आगे बढ़ी कि जहाँ पे उनकी मुझे ईश्वरीय स्वरूप के दर्शन हुए थे और मुझे उनको देवता के रूप में, ईश्वर के रूप में ही स्वीकार करना था। और मैंने उनको उस वैसे ही स्वीकार करना शुरू किया था। हम दोनों के बीच की केमिस्ट्री, हम दोनों के बीच का जो प्रेम है, जिसे आज के समय में बबल फेस कहते हैं, वो बबल फेस हमारा ऑलमोस्ट 2 साल का चला। इतना प्रेम, इतना केमिस्ट्री, पावरफुल केमिस्ट्री, अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे के प्रति सम्मोहन, इसे मैं प्रेम कहूँ उससे ज़्यादा सम्मोहन कह सकती हूँ। हम दोनों एक दूसरे में इतने सम्मोहित थे कि एक दूसरे की नकारात्मकता से बहुत ज़्यादा डर और सफ़रिंग भी हो रही थी। बहुत ज़्यादा डर और सफ़रिंग, पर हम एक दूसरे के सम्मोहन में थे। हम एक दूसरे के लिए बंधे हुए थे। कोई भी फ्री नहीं था, मुक्त नहीं था। 2 पल के लिए अगर वो मेरी नज़र से दूर होते तो मैं एंग्ज़ायटी में चली जाती, या मैं अगर 2 पल के लिए अगर उनसे दूर होती तो वो एंग्ज़ायटी में चले जाते। हम दोनों ने एक दूसरे को बंदी बना लिया था। प्रेम के नाम पे हम एक दूसरे को नोच भी रहे थे। नोचने का मतलब है हर्ट करना, सताना, आंसू निकल जाना। और हालांकि डोमेस्टिक वायलेंस कभी नहीं रहा जो पहले के जीवन में था। यहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस नहीं रहा, पर इमोशनल ब्लैकमेलिंग, इमोशनल हर्टिंग, इमोशनल फाउंडेशन बहुत रहा। दोनों एक दूसरे को बंधना चाहते थे, कोई यहाँ से छूटना नहीं चाहता था। और उसके साथ साथ ज़िंदगी की और बहुत सी परीक्षाएं थी, परिस्थितियाँ थी जो सहन करनी, वो तो थी ही थी। सबसे बड़ा विषय तो ये था कि घर कैसे चलाना। जब मैं अकेली हुआ करती हूँ या अकेली जीवन जीती हूँ, इंडिपेंडेंट और इंडिविजुअल होती हूँ, तो मैं खूब प्रॉस्पेरिटी में होती हूँ। और मैंने ये देखा कि मैं इस रिश्ते में जैसे ही एंटर हुई हूँ, मेरी प्रॉस्पेरिटी लॉस्ट होने लगी। मैं अपने आप को गंवाने लगी। मैं बंदी बन चुकी थी और मैं चाहकर भी जैसे अपने आप को मुक्त नहीं कर पाती, जैसे मैं किसी मोहपाश में हूँ। ऐसी बंधी हुई हूँ कि दर्द की कोई सीमा ना हो, अपने दोस्तों से ना मिलना, बाहर ना घूमना, अकेले कहीं ना जाना, यहाँ तक कि माँ बाप के घर तक भी मैं अकेली नहीं जाती थी। यानी टोटल डिपेंडेंसी। कुछ नया क्रिएट नहीं कर पाना या किसी भी तरीके से अपने आप को पहचान नहीं पाना। मैंने अपने आप से ही कमिटमेंट की थी कि अब इस चेहरे को, मैंने अपने चेहरे को एक उंगली से बांधा था कि अब इस चेहरे को दुनिया का कोई भी पुरुष देख नहीं पाएगा। सिर्फ मेरे ये पार्टनर जो है, मेरे ये जो ईश्वर हैं, वही मुझे देख पाएंगे। इतना डिवोशन था मेरा, और वो भी डिवोटेड थे। पर किसी न किसी रूप में ये पता चल रहा था कि ज़िंदगी सिर्फ प्रेम से नहीं चलती। उससे पहले के जीवन में सब कुछ था। पैसा था, सुविधाएं थी, बच्चे थे, परिवार था, प्रेम नहीं था। इस जीवन में कुछ भी नहीं है, सिर्फ प्रेम है। ना पैसा है, ना सुविधाएं हैं, ना बच्चे हैं, सिर्फ प्रेम है। तो यहाँ पे ये लेसन मुझे समझ में आ रहा था कि सुख सुविधाएं, मटेरियल वेल्थ, यह सब कुछ हो, अगर प्रेम ना हो तब भी जीवन ना चलेगा। और यहाँ पे लेसन ये आ रहा था कि भरपूर एक दूसरे के लिए अटैचमेंट है, कनेक्शन है, प्रेम है, जिसे हम प्रेम समझते थे, वो प्रेम है। पर आपके पास भौतिक सुविधाएं नहीं हैं, कमाई का साधन नहीं है, पैसा नहीं है, तो तब भी लाइफ नहीं चलेगी। यानी ये लेसन मैं लर्न कर चुकी थी कि यहाँ पे आपको दोनों चीज़ें बैलेंस चाहिएगी, प्रॉस्पेरिटी भी चाहिए और प्रेम भी चाहिए। और जब दोनों हो तभी आप सुखी हो सकते हो।
अब हम ऐसे बंधन में थे कि जहाँ से छूट पाना दोनों में से एक के लिए संभव नहीं था। और उनका तो ये था कि जो है बस उसको निभा के चलो, उसी में मरते पड़ते रोते गिरते कैसे भी ज़िंदगी काटो। और मेरा हमेशा से ये रहा था कि मैं रास्ता खोजती हूँ। ऐसे कैसे जिया जा सकता है जहाँ पे एक सेकंड आप सांस नहीं ले पा रहे हो, शांति नहीं मिलती है। मैं हाथ जोड़कर उन्हें हमेशा कहा करती थी, काम सारा मैं कर लूँगी, पैसा सारा मैं कमा लूँगी, आप बस मुझे शांति दे दो, मुझे शांति चाहिए, प्लीज़ मुझे शांति चाहिए। किसी भी हाल में मेरी खोज रहती थी कि मुझे शांति कहाँ से मिले, और मुझे कहीं से शांति नहीं मिलती थी, क्योंकि एक सेकंड के लिए भी हम दोनों ने एक दूसरे को वो फ्रीडम नहीं दी थी। हम दोनों एक दूसरे की एनर्जी फील्ड में ही थे, और हम दोनों की एनर्जी फील्ड जो कंबाइंड एनर्जी फील्ड थी, वहाँ पे सिर्फ तनाव था, नेगेटिव रिएक्शंस थे, एंजाइटी थी, क्योंकि उसकी नींव ही अटैचमेंट पे थी, उसकी नींव प्रेम में नहीं थी। और बार बार मुझे वो विजन आता था कि मेरी गलती कहाँ हो गई, मुझसे क्या गलती हो गई, क्यों मुझे वो विजन दिखाया गया था। मुझे तो विजन दिखाया गया था कि ये तो ईश्वर है, इनकी ऊर्जा तो ईश्वर समान है, और मुझे धक्का मारा गया था। और मुझे वो विजन भी बताया था कि कोई नीचे कुएं में गिरा हुआ है और मुझे उनको हाथ देना है और खींचकर ऊपर निकालना है। हालांकि यहाँ पे अनुभव में ये आता जा रहा था कि मैंने उनको हाथ दिया, उन्होंने मेरा हाथ खींच लिया, मुझे कुएं में अंदर खींच लिया, और मुझे बता रहे हैं कि ये कुआं ही स्वर्ग है, तुमको इसी में जीना है, हम इसी में जीवन समाप्त करेंगे। और मुझे डर लगता जा रहा था कि मुझे तो इनको बाहर निकालना था, उन्होंने तो मुझे ही खींच लिया। अब मैं अपनी सारी स्पिरिचुअलिटी भूल चुकी थी। एक दिन भी ऐसा नहीं था जब मैं ब्रीथिंग नहीं करती। 2009 से 2015 तक मैं खूब ब्रीथिंग किया करती। ये रीबर्थिंग ब्रीथ वर्क जो मैं आपको सिखाती हूँ, ये मेरी ज़िंदगी की प्रैक्टिस थी डेली। एक दिन ऐसा नहीं होता था कि मैं ध्यान में नहीं बैठती थी, मैं मिरर वर्क नहीं करती थी। उस समय पे मिरर वर्क क्या होता है ये शब्द मेरे पास नहीं था, पर मिररिंग के नाम से मैं हमेशा ये प्रैक्टिस करती कि सामने वाले में जो भी दिख रहा है वो कहीं ना कहीं पे मुझ में है, और मुझे उसे रिलीज़ करना होगा। तो ये प्रैक्टिस मेरी लगातार चलती थी। पर इनके साथ जीवन शुरू होने के बाद तीसरे साल से ही जैसे मेरे जीवन में सब छूटना शुरू हो गया। और शुरुआत के कुछ साल तो 2-3 साल तो हमने ऐसे ही साथ में बिताए, रिलेशनशिप लिव इन में रहते हुए। और उसके बाद हमने तय किया कि अब हम एक दूसरे को पक्का कर लेते हैं, शादी कर लेते हैं। तो मैरिज सर्टिफिकेट बनवाया हमने। जब हमने ये मैरिज सर्टिफिकेट बनवाया, उसके बाद से चीज़ें और वर्स्ट हो गई, और वर्स्ट हो गई। जैसे थप्पा लगा, ज़िंदगी और बदतर होने लगी। और समझ में आया कि मुझे विज़न यही दिख रहा था कि मुझे तो इनको हाथ देकर बाहर निकलना था, पर इन्होंने मुझे हाथ खींचकर उसी कुएं में लपेट लिया कि कहा ये कुआं ही अब तो स्वर्ग है, अब यहाँ पे अंधेरा है और इसी में जीना है। इससे बाहर निकलने के उनके ना कोई प्रयत्न थे, ना वो शायद चाहते थे। खाना पीना, जेब में पैसे आए तो खर्च करना, ज़िंदगी को ऐश से जीना, जो भी मिले उसमें चला लेना। और मेरा ये था कि ऐसा जीवन कैसे, हम कुछ अलग करने आए हैं। फर्स्ट पार्टनरशिप में भी बैक ऑफ माइंड, बचपन में छोटी थी तब से मेरे अंदर एक विजन था कि एक बहुत बड़ी जगह है जहाँ पर बहुत सारी कुटियाँ हैं, कॉटेजेस हैं, लोग रहते हैं, ध्यान करते हैं, अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करते हैं। किसी ऐसी जगह का निर्माण जहाँ पे एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी भी है। ये विज़न हमेशा से मेरे साथ चला आया था। तो फर्स्ट पार्टनरशिप में भी हमेशा ये था कि मैं बैक ऑफ माइंड कंटिन्यूस कंपेयर करती रहती थी कि कब ये पार्टनर ट्रांसफॉर्म होंगे और कब हम उस विज़न को पूरा करेंगे जो विज़न मुझे बचपन से दिया जा रहा है। 24/7 मेरे अंदर वो विज़न चलता है कि कोई एक बड़े कार्य के लिए मैं आई हूँ। और मैंने आगे भी शेयर किया था, पिछले कुछ वीडियो में शायद शेयर किया होगा, आपको रिमाइंड हो जाए, मुझे याद नहीं है, कि जब मैं 16 साल की थी और सीढ़ियाँ चढ़ रही थी, मेरी 2 फ्रेंड थी मेरे साथ, ऊपर से एक फ़कीर उतरता हुआ जा रहा था और वो ऊपर से मेरी तरफ देखकर मुझे बोलता जा रहा था कि तू किसी बहुत बड़े कार्य को अंजाम देने के लिए इस धरती पे आई है। तेरी तकदीर का सितारा आसमान की बुलंदियों पे होगा, तू चाँद सितारों की तरह चमकेगी।
जैसे वो शब्द मेरे कान में आज भी उतने ताज़े हैं। उस दिन से बा उस दिन के बाद से मैं आज तक उन शब्दों को कभी भूल नहीं पाई। वो फ़कीर कौन था पता नहीं है। हमें डर लग रहा था कि कोई अनजान व्यक्ति मेरे बारे में ऐसा कैसे बोल रहा है। तो उम्र कच्ची थी, हमें कोई अनुभव नहीं था, हम उसे जानते भी नहीं थे। तो बहुत धड़कनें तेज़ हो रही थी। जैसे वो हमारे बाजू से गुज़रा, कुछ सीढ़ियाँ हम ऊपर चढ़े, तो कुछ सीढ़ियाँ वो नीचे उतरा होगा। तो ऊपर चढ़ते हुए एक थॉट आया, मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया कि क्या हम उसे देखें, एक बार मिलें? मैंने कहा चल पीछे देखते हैं, तो वो गायब था। उसके बाद आज तक वो कभी दिखा नहीं। बहुत बार मैंने उसे खोजने की या उसे देखने की कोशिश भी की, पर वो दिखा नहीं। पर वो शब्द मेरे कानों में हमेशा गूंजते रहे। तो फर्स्ट पार्टनरशिप में भी ये था कि वो बहुत बड़ा काम जो करना है, तो ये पार्टनर के साथ करना होगा ना। तो ये कब ट्रांसफ़ॉर्म होंगे, कब मुझे समझेंगे, कब मेरे साथ वो काम शुरू करेंगे। और हर बार जब भी मैंने शुरू किया तो मैंने अपने आप को अकेला पाया। मतलब सेपरेशन का एक बहुत बड़ा रीज़न भी बैक ऑफ माइंड ये था कि वो पार्टनर एलिजिबल नहीं थे उस कार्य के लिए, और इसलिए मुझे उनके साथ नहीं रहना है। और सेकंड पार्टनरशिप में भी 24/7 बैक ऑफ माइंड ये चलता ही रहा कि हम तो मिले हैं उस काम के लिए, वो काम हमें पूरा करना है, और इनका तो जीवन चल रहा है खाने पीने और पैसे खर्च करके ख़त्म करने में, सुख और दुख में ख़त्म हो रहा है। कब दिन हो रहा है, कब रात हो रही है, कुछ पता नहीं चल रहा है। बहुत से डार्क एक्सपीरियंसेस मैंने यहाँ पे किए, बहुत मुश्किलों से मैं यहाँ से गुज़री। 15 साल की ज़िंदगी में जो दुख मेरा मरने जैसा था, पर फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि वो 15 साल बेहतर थी, क्योंकि वहाँ पे प्रेम की कमी थी, बाकी सब कुछ सही सलामत था। खौफ नहीं था, डर नहीं था। और इन 5 साल की ज़िंदगी में सेकंड पार्टनरशिप में अटैचमेंट, प्रेम के नाम पर एक अटैचमेंट था, बॉन्ड के नाम पर एक बंधन था, सुख और दुख के नाम पर खौफ ही खौफ था। यहाँ पे परिवार के नाम पर कोई नहीं था, पर परिवार छूट चुका था। किसी की तरफ से, दोनों की तरफ से भी परिवार नाम का था। बहुत मुश्किल से थोड़ी बहुत किसी से बात हो जाती, पर 5 साल में मैंने 15 साल से भी भयानक जीवन जिया था। ये दूसरा जीवन मेरा खौफनाक था, बहुत खौफनाक। धीरे 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 ऊर्जा मेरी इतनी क्षीण हो चुकी थी कि मैं अपना चेहरा, अपनी पर्सनालिटी, अपना जो इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, मैं सब कुछ गंवा चुकी थी। मेरा चेहरा कोई अगर देखे तो मुझे पहचान नहीं पाता कि ये वही पायल है जो इतनी चमका करती थी या इतनी डिफरेंट हुआ करती थी। मैं एटलीस्ट बुटीक और फैशन डिज़ाइनिंग के फील्ड में तो मेरी ड्रेसिंग सेंस, मेरा खुद का पहनावा, मेरा अपना अपीयरेंस सबसे हटके था। मैं हर फंक्शंस में अगर जाया करती तो लोग दूर से वेट करते कि मैंने कौन सी ड्रेस पहनी होगी या मैं कैसी दिख रही हूँ, और सबके कमेंट्स हमेशा मेरे लिए आते थे। अब ये इन 5 सालों में मैं अपने आप को गंवा रही थी, मेरी आंखें लॉस्ट हो चुकी थी, आँखों में तेज नहीं था, चेहरे पर तेज नहीं था, मेरे बाल रुखे सूखे हो चुके थे, और कपड़े में कोई ढंग नहीं था। मैं कोई ज़्यादा सज धज भी नहीं पाती थी। इनका हमेशा ये होता था, किसके लिए करना है, किसके लिए पहनना है, किसको दिखाना है। तो सहम जाती थी, किसको दिखाना है। एक औरत सजती है तो किसी को दिखाने के लिए नहीं सजती, वो उसकी अपनी सुंदरता होती है, वो अपने में होती है। तो ये सब चल रहा था। 5 साल में मैंने वो ज़िंदगी देखी थी कि नरक किसे कहते हैं। पहले 15 सालों में तो नरक देखी थी, पर ये नरक उससे भी ज़्यादा डार्क थी। दैट वॉज डार्क रैल्म। धरती पे ही नरक है, धरती पे ही स्वर्ग है। स्वर्ग के लिए मैं कोई अलग व्याख्या नहीं करूँगी, नरक के लिए मैं कोई अलग व्याख्या नहीं करूँगी। मैं ये कहूँगी कि मनुष्य इस धरती पे जो जीवन जीते हैं और जो अनुभव करते हैं, वही उनके लिए स्वर्ग और नरक होते हैं। तो मैं रिश्तों में एक बहुत गहरी नर्क को अनुभव कर रही थी, और ज़िंदगी के कुछ साल और बीत चुके थे, और बस ये अंदर से होता था कि भाग जाऊं, छूट जाऊं, कुछ करूं, पर बंधन ऐसा था,
अटैचमेंट ऐसा था कि दूर नहीं रह पाते, किसी रीज़न से हम दूर नहीं हो पाते। और मुझे धीरे धीरे रियलाइज़ होना शुरू हुआ, रिकॉल होना शुरू हुआ कि मुझे वो रास्ता दिखाया गया था कि जब ये काम नहीं करे, ये रिश्ता वर्कआउट नहीं करेगा, तो इस तरीके से तुम्हें उसमें से बाहर निकलना है। और वो रास्ता था, मेरी ज़िंदगी में एक और पर्सन आए जिन्होंने कुछ ही शॉर्ट टाइम में मुझे उस रिश्ते से बाहर निकाला। दैट वॉज़ नॉट एन अफेयर, दैट वॉज़ नॉट एन एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप, कुछ भी नहीं था। बस यही था कि उस व्यक्ति के साथ जुड़कर उनकी बातों में धीरे 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 मैंने कुछ अनुभव करना शुरू किया। फील तो हुआ था कि इनकी सोल को मैं जानती हूँ, पर इस बार और गहराई से जानने की हिम्मत नहीं थी। मेरे लिए ये मेरे ईश्वर थे जिनके साथ मेरी शादी हुई थी। ये मेरे ईश्वर थे, मैं उनको पूरे तरीके से डिवोटेड थी और किसी भी एंगल से मैं उन्हें किसी भी रूप में चीट या हर्ट करना नहीं चाहती है। तो जब मैं इस दूसरे व्यक्ति से कनेक्ट हुई तो बहुत इजी फ्लो के साथ किसी तरीके से हम एक बार कनेक्ट हुए और बस वही एक ऐसा लगा कि जैसे मैजिकली एक एक फील्ड टूटा, कुछ सम्मोहन का ऐसा फील्ड था जो मेरे ये सेकंड पार्टनर के साथ मुझे बांध कर रख रहा था। जैसे वो मोहपाश टूट गया, मोहपाश टूटा तो जो 5 सालों में नहीं देख पा रही थी मैंने वो देखना शुरू किया, मुझे दिखाई दिया। अब मुझे समझ में आ रहा था कि मैं अकेली रह सकती हूँ, मैं इनके बिना भी जी सकती हूँ और मैं अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी में भी आ सकती हूँ। ये मैंने डिसीज़न ले लिया और फिर हमारा सेपरेशन आया। सेपरेशन में कई बार हम फिर से मिले भी, फिर से कनेक्ट हुए भी, पर मेरी तरफ से मोहपाश टूट चुका था। अब मैं कंसर्न से जुड़ी थी कि जैसे भी है यही मेरे ईश्वर है, तो दूर रह के भी उन्हीं को समझना, सरेंडर होना या उन्हीं के प्रति निष्ठावान रहना, ये मेरे लिए ज़रूरी है। जो भी था डिवाइन प्लान था। जो भी थर्ड पर्सन के आने से हम दोनों के बीच में ब्रेक हुआ था वो डिवाइन प्लान था, मैं इसे जानती थी। तो बहुत बार मुझे ह्यूमिलिएट किया गया इनकी तरफ से कि तू गलत है, तू पापिनी है, तू ऐसी है, तू वैसी है, तूने ये किया है, तूने वो किया है। और एक बार भी मुझे रिग्रेट नहीं आ रहा है कि मैंने कुछ गलत किया। एक बार भी मुझे रिग्रेट नहीं हुआ कि मैंने कुछ गलत किया या मैंने किसी को धोखा दिया। मैंने किसी को कोई धोखा नहीं दिया, यही मेरी फीलिंग थी क्योंकि यही डिवाइन प्लान था, मुझे बताया जा रहा था। इन 5 सालों में जो एंजल्स, जो स्पिरिट्स मेरी शोल्डर पे बैठा करते थे वो अब मेरे साथ कनेक्ट नहीं थे। ऐसा लग रहा था कि मैं इतने डार्क रेल्म में थी कि जहाँ से स्पिरिट्स का मेरे साथ कनेक्शन बनना मुश्किल था। पर हालांकि मेरी ज़िंदगी की एक एक पल गाइडेड थी, जैसे कोई हिडन पावर्स मुझे कहीं से भी गाइड कर रही है। कई बार मैंने ये भी अनुभव किया था कि रिश्ते भी सारे टूट चुके थे, सब दूर हो चुके थे। बच्चों को मैं देख नहीं पा रही थी, मिल नहीं पाती थी क्योंकि कोई कोई कनेक्शंस ही नहीं थे। और उस कंडीशन में मुझे मेरी माँ याद आती या मेरे पापा याद आते। मुझे याद है मैं धरती पे सिकुड़ कर सोती और मैं ये महसूस करती कि हे धरती, तू मेरी माँ है, तू मुझे समेट ले, तू मुझे अपना वो प्रेम दे, तू मुझे महसूस करा। और मैं इतनी तड़प कर रोती। दूर दूर तक दोस्त सारे छूट चुके थे, रिश्ते सारे छूट चुके थे, हम दो वीराने में अकेले बस एक दूसरे को नोश खाने के लिए बैठे हुए थे। अब्यूज़, शायद इमोशनल अब्यूज़ मैंने भी किया होगा, फियर्स मुझ में भी थे और अटैचमेंट मेरा भी था। पर जब मेरा अटैचमेंट टूटा तो मुझे दिखने लगा, साफ साफ दिखने लगा कि ये संबंध, इसमें जो लेसन्स लेने थे या इसमें जो सीखना था, समझना था, वो मैं सीख चुकी थी। बहुत बार मुझे ह्यूमिलिएट करने की कोशिश की गई कि मैंने गलत किया या मैं गलत हूँ, पर मुझे रिग्रेट नहीं हुआ। कई बार मैंने अपने आप को बहुत अलग, बहुत गहरे तरीके से उनके इन्फ्लुएंस में मैंने कोसा है, हर्ट किया है अपने आप को। पर फिर भी यही एहसास होता था कि रिग्रेट होता तो मुझे महसूस होता, मैंने कुछ गलत किया होता तो मुझे फ़ील होता, पर वो फ़ील नहीं हुआ। और बस वहाँ से 1.5 साल और रिश्ता चला
धीरे 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 उनको भी लगने लगा कि अब मैं इस रिश्ते को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाऊँगा और मुझे नहीं करना है। जब तक उनकी ज़रूरतें थी वो कनेक्ट हुए, जब उनकी ज़रूरत भी समाप्त होने लगी तो डिस्कनेक्शन बना। और एक दिन फाइनल ऐसा हुआ कि हमने डिसीज़न लिया। लॉकडाउन का पीरियड था। इन 1.5 साल में कम से कम 5 बार उनकी तरफ से मुझे रिजेक्ट किया गया था। उससे पहले जब मैंने उन्हें रिजेक्ट किया था कि अब मुझे आगे बढ़ जाना है, मुझे आपके साथ नहीं रहना है, ये जीवन कंटिन्यू नहीं करना है, तब उन्होंने पैर पकड़ते हुए कहा था कि मैं नहीं जी पाऊँगा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊँगा। और मैंने कहा था चलो कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। और ऐसा मैंने जितनी बार उन्होंने मुझे 5 बार रिजेक्ट किया, मैंने एक ही बार रिजेक्ट किया था, उन्होंने मुझे 5 बार रिजेक्ट किया। पाँचों बार रिजेक्ट करने के बाद 4 दिन के बाद उनका ये होता था कि नहीं, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊँगा। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए। यानी मेरा वो मोड़ आ चुका था कि ये जो भी ऋण है या हिसाब है वो समाप्त करने की बारी है। जब आखिरी फाइनली जब उन्होंने डिसीज़न ले लिया, लॉकडाउन का पीरियड था, 3 महीने के लॉकडाउन में हमने कंप्लीट रिजेक्शन होने के बावजूद भी लॉकडाउन से पहले उनका यहाँ आना हुआ, मेरे पास आना हुआ। और मैंने उन्हें एक्सेप्ट कर लिया कि इट्स ओके, कोई बात नहीं, आप आए हैं तो हम साथ में जीते हैं। 3 महीने के लॉकडाउन में हमने एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से जिया। ये पहला लॉकडाउन था, बहुत अच्छे से जिया। लॉकडाउन समाप्त होने के समय पर मुझे ये फ़ील होने लगा था कि अब मुझे शांति चाहिए। मैं अपना बुटीक बंद कर चुकी थी और अपना काम करने का मेरा कोई इरादा नहीं था, मुझे किसी भी हाल में शांति चाहिए थी। तो जब हम साथ में रह रहे तो मैंने उनको कहा कि अब आप ज़िम्मेदारी ले लो, आप जो कमाओगे मैं उसी में अपना गुजारा कर लूँगी, मेरी ज़रूरतें बहुत कम हैं, पर अब मुझे इतनी वो नहीं करनी है, मेहनत नहीं करनी है, थोड़े समय मुझे शांति चाहिए। और उसके बाद देखा तो धीरे धीरे 7 दिनों के अंदर अंदर उन्होंने मुझसे सारे नाते तोड़ने शुरू कर दिए, डिस्कनेक्शन बनाना शुरू कर दिया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये हुआ क्यों, कि क्या हो रहा है अचानक। 3 महीने के लॉकडाउन में तो बहुत अच्छे से रहे हैं, ना लड़ाई ना झगड़े, पुराने गिले शिकवे कुछ नहीं है, सब चल रहा है। और यहाँ पे जैसे ही मैंने ये बात करी है, उनके बाद उनका डिटैचमेंट होना शुरू हुआ। मैं समझ नहीं पा रही थी ऐसा क्यों हुआ। फिर मैंने रिकॉल किया तो मुझे याद आ रहा है कि अच्छा, मैंने जब ये कहा कि मैं काम नहीं करूँगी, उनका डिटैचमेंट बनना शुरू हो रहा है। ह्यूमिलिएशन हर बात पे होता था, मुझे हर बात पे वो रिजेक्टिव फील कराते थे और फिर ऐसा लगा कि अब वो जैसे रहना ही नहीं चाहते थे। बड़ा डिप्रेसिव था ये मोड कि 1.5 साल पहले जब मैं सेपरेट हो चुकी थी, मैं अपने मन को मना चुकी थी, उसके बाद उन्होंने हाथ जोड़कर कहा था कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊँगा या मैं नहीं चल पाऊँगा, आगे नहीं बढ़ पाऊँगा। 1.5 साल के बाद 5 से 6 बार मैंने उनके रिजेक्शन को भी एक्सेप्ट करते हुए उन्हें एक्सेप्ट किया था। और जब यहाँ पे मुझे उम्मीद लग रही थी कि अब सब ठीक चल रहा है, शांति से निकल जाएगी ज़िंदगी, तो फिर इनका वो रिजेक्शन का मूड। इस पूरी कंडीशन में मुझे ये फ़ील हो रहा था, मुझे दृश्य दिखते हैं, मुझे ये फ़ील हो रहा था कि एक छोटा सा बच्चा है जो इंडिपेंडेंटली अपना कुछ भी काम नहीं कर पा रहा है। उस बच्चे को गोद में उठा के मैं ले आई थी, उसे चलना सिखाया, उसे खाना सिखाया, उसे बड़ा बड़ा किया। और जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है तो वो कहता है कि अब मुझे तेरी ज़रूरत नहीं है। बस ये वो स्थिति थी। दैट वाज माय फीलिंग एट द टाइम ऑफ दैट सेपरेशन कि ये बच्चा अब बड़ा हो चुका है, अब इसे मेरी ज़रूरत नहीं है, ये इंडिपेंडेंट चलना सीख जाएगा। तो वो हर्ट था और उसी हर्ट के साथ हम सेपरेट हुए थे और डिसीज़न लिया। उस समय पे भाई पापा और मम्मी के इतने रिश्ते नहीं थे, मम्मी का कनेक्शन बना हुआ था पर भाई और पापा इतने खुश नहीं थे कभी भी, क्योंकि फाइनेंशियली हम कभी भी स्टेबल हो नहीं पाए थे और इनके साथ चलते चलते कभी भी फाइनेंस हम बचा भी नहीं पाते थे। लाइफ बड़ी मुश्किल दौर से गुजर रही थी, मेहनत खूब कर रही थी, मैं खूब मेहनत कर रहे थे हम, मैं भी उतनी ही मेहनत कर रही थी, पर लाइफ को स्टेबल या स्टेडी नहीं बना पाए थे। तो भाई और पापा की नाराज़गी स्वाभाविक थी और मेरे फादर हमेशा ज़रूरत पड़ने पे मेरी तो मदद करते ही,
यानी मेरी कोई बीमारी या मेरी कोई तकलीफ़ होती तो उनको ही खर्चा करना था, साथ साथ में इनकी बीमारी या इनकी चीज़ों का भी उन्हीं को देखना था। तो ऐसी स्थिति में मुझे ये लगता था कि मेरे माँ बाप मेरा तो करते हैं, क्या आपका भी करेंगे और क्यों करेंगे? ये सारे अटैचमेंट्स के बाद फाइनली जब हमने सेपरेशन का डिसीज़न लिया, तो पापा और भाई ने तुरंत ही बोल दिया कि बहुत बढ़िया है, ले लो। मतलब हर कोई तैयार ही था कि कब छूटे, ये दोनों कब अलग हों, और किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। मेरा एक फ्रेंड था जो उस दौर में, उस समय में वहाँ पे आया था। मैंने उससे बताया, मेरे साथ डिवोर्स प्रोसेस के लिए तो कोई आता नहीं, तो मेरे उस फ्रेंड ने बीच में रहकर हम दोनों की डिवोर्स कराए। हम दोनों अब अलग थे। बहुत भारी डिप्रेशन में जा चुकी थी मैं, और ऐसा लग रहा था कि अब ज़िंदगी समाप्त हुई, क्योंकि एक बड़ा विज़न मुझे चला रहा था और अब उस विज़न की समाप्ति हो रही थी, क्योंकि ये पार्टनर ही नहीं रहेंगे तो विज़न कैसे कंप्लीट होगा। कभी मुझे ये विज़न आया ही नहीं कि विज़न, ये जो मुझे दिखाया जा रहा है वो विज़न मुझे अकेले समाप्त करना है। हमेशा से मेरी गट फीलिंग में यही था कि हमें दो को मिलकर करना है, पूरा करना है, और मेरे जीवन का उद्देश्य ही ये विज़न था। तो ये पार्टनरशिप भी उसी विज़न से थी। पर एक तरफ आपकी लोअर लाइफ चल रही है और एक तरफ आपके हायर एक्सपेक्टेशंस और हायर एक्सपीरियंसेस हैं, और दोनों के बीच का तालमेल, समन्वय बिठाना एक सामान्य व्यक्ति के लिए या छोटे दिमाग के लिए मुश्किल है। तो ये दुविधाएं थी। तो मेरे लिए डिप्रेशन का मोड़ ये था कि ज़िंदगी समाप्त हो गई, ना रिश्ते रहे, ना कामकाज रहा, ना व्यापार रहा। अब करना क्या, कैसे आगे बढ़ना और किस तरीके से आगे बढ़ना। मम्मी को बताया था कि ये 15 दिन अगर तू मुझे संभाल लेगी तो शायद मैं इसमें से निकल जाऊंगी, वरना मुझे लगता है कि मैं अपने आप को गंवा दूंगी। हालांकि इस समय पे मेरे अंदर डिप्रेसिव थॉट्स नहीं आते थे, डिप्रेसिव यानी सुसाइडल थॉट्स और सुसाइडल टेंडेंसीज़ को मैं पिछले 15 सालों के जीवन में ही ख़त्म कर चुकी थी। ये मेरी लाइफ का सेकंड फेज़ था, तो उसी लाइफ में, उसी समय में मैं उसे ब्रेक कर चुकी थी। मैंने उसके कॉज को देखा था। मैंने पिछले 7 जीवन की मेमोरीज़ को रिकॉल किया था जहाँ पे हर लाइफ में सुसाइड था, और ये लाइफ जो 6 लाइफ में सुसाइड था, और ये मेरा 7वां जीवन था, और 7th लाइफ में मुझे इस पैटर्न को किसी भी हाल में ब्रेक करना था। तो इतनी सीवियर सुसाइडल टेंडेंसी होने के बावजूद मैंने उसे ब्रेक कर लिया था। तो इस बार सेपरेशन के बाद मुझे ये थॉट तो नहीं आया कि मैं मर जाऊंगी, पर मैं अपने आप को खड़ा नहीं कर पा रही थी, अकेला अपने आप को देख नहीं पा रही थी, और ये धोखे की फीलिंग थी एक्चुअली। और उस फीलिंग से उबारना, क्योंकि बार बार वो चीज़ें आ रही है जहाँ पे आपने बहुत सेक्रीफाइस किया है, बहुत कुछ दिया है किसी को, क्योंकि ये तो सौदा लेन देन का था। अनकंडीशनल लव का होता तो हर्ट ना होता, पाने की चाहत ना होती। यहाँ पे तो ये सौदा था लेन देन का, अनकंडीशनल लव नहीं था, अटैचमेंट था, माया थी, बंधन थे। दैट वॉज माई एक्सपीरियंस ऑफ सेकेंड पार्टनरशिप। और 15 दिन मम्मी ने खूब ख्याल रखा, सुबह शाम प्रेम से, कि उठ गई, खाना खा लिया, क्या कर रही है। रात को भी नींद आ गई, 2 बजे भी कॉल करके रात को पूछती कि ठीक तो है ना, कुछ हुआ तो नहीं है ना। तो मदर का वो रोल इतना प्रेम से भरा ज़िंदगी में पहली बार का था। अब वो बड़े प्यार से कनेक्ट होने लगी थी। कुछ रिश्ते छूट गए थे तो कुछ रिश्ते फिर से जुड़ने शुरू हो चुके थे। अब पापा, भाई और मम्मी तीनों जुड़ रहे थे। 15 डेज़ का ये डिप्रेसिव जो पीरियड था वो धीरे धीरे निकलने लगा। बहुत बार पैनिक एंजाइटी आती थी कि उनकी तरफ के उनके थॉट्स फील होते थे, वो घृणा, वो तिरस्कार, वो नफ़रत, वो गुस्सा मेरी तरफ से भी उठता, उनकी तरफ से भी उठता। अब मुझे इससे बाहर निकलना था, और मैं 7x7 के एक छोटे से कमरे में रह रही थी, क्योंकि बुटीक बंद करने के बाद मैंने अपना बंगलो भी छोड़ दिया था, और मैंने शांति को खोजने के लिए, मुझे शांति चाहिए थी, किसी भी हाल में मुझे शांति चाहिए थी। शांति को खोजने के लिए मैंने कहा अपनी ज़रूरतें घटा दो, और मैं छोटे से घर में रहने आ चुकी थी, और मुझे अकेले ही रहना था। सेपरेशन के मोड में वो मुझे छोड़ कर चले गए थे, तो मुझे इस छोटे से घर में रहना था।
अब 15 डेज़ के सेपरेशन के बाद मैंने तय किया कि अब मुझे ज़िंदगी बहुत अच्छे से जीनी है। मुझे अब अपने आप को फिर से उभारना है, निखारना है, बाहर लाना है। तो मुझे अब अच्छे घर में शिफ्ट होना है। अब खर्चा कैसे निकलेगा वो मैं देखूँगी, क्योंकि मैं अपनी इंडिपेंडेंट एनर्जी में थी, और जब भी मैं अपनी इंडिपेंडेंट एनर्जी में हूँ, मैं बहुत प्रॉस्परस हूँ, बहुत पावरफुल भी हूँ, बहुत क्लियर डिसीज़न के साथ हूँ। मेरे दिमाग पे कोई बादल नहीं छाए होते हैं। और जब मैं किसी रिलेशनशिप में किसी की छाँव में हूँ, मैं बंधी हुई हूँ। तो ये मैंने अनुभव किया और मैंने डिसीज़न लिया कि अब मैं 3 बीएचके का घर वो रेंट पे लूँगी और मैं उसमें जाकर रहूँगी। अच्छी एनर्जी, अच्छा एनवायरनमेंट, नेचर से कनेक्ट होना है मुझे। और मैंने कुछ ही दिन में वो घर ढूँढ लिया और मैं उसमें शिफ्ट हो गई। यहाँ से आगे का अध्याय इसके बाद के एपिसोड में मैं शेयर करूँगी।